अभी उसमें दो प्रकार होते हैं, एक में स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। मतलब इस प्रकार से दो रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रिंग को हमने बांध दिया। तो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में अगर हमने स्ट्रिंग को बांध दिया और इसके अंदर वेव जनरेट करें, तो जहां जहां फिक्स है वहां वहां नोड होगा, ये बात तो तय है। और जहां जहां फिक्स है वहां वहां नोड होगा, तो दो नोड के बीच में कम से कम एक एंटी नोड हो सकता है। तो जो सबसे कम वाला बनेगा वो ऐसा बनेगा। फिर दूसरा अगर बनाएंगे, ये नोड है, ये नोड है, दो नोड के बीच में एक एंटी नोड हुआ, फिर उसके बाद कम से कम दो एंटी नोड होगा। तो दो एंटी नोड कैसे बनेंगे, ये वाला दूसरा बनेगा जिसमें दो एंटी नोड बने, ये और ये। फिर इसी तरीके से अगला केस बन सकता है जिसमें दो नोड के बीच में तीन एंटी नोड बनाएंगे हम, तीन एंटी नोड बनाएंगे और इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे, चार एंटी नोड, पांच एंटी नोड। तो क्या होने वाला है, वेव को अगर समझे तो अपन को पता है ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, फिर ये एंटी नोड है, फिर ये नोड है। तो दो नोड के बीच में जब एक एंटी नोड हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हुआ वो λ/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ है, यहाँ पर स्ट्रिंग का जो लेंथ है L, सभी में स्ट्रिंग का लेंथ L ले लिया हमने, तो L लेंथ लिए तो उसे हम λ क्या बोल देंगे, 2। यहाँ पर L को क्या बोल देंगे, देखिए ये λ/2 और ये फिर λ/2, तो क्या हो जाएगा 2 λ/2 मतलब लैम्डा, और ये वाला में फिर क्या हो जाएगा 3 λ/2। इसी तरीके से चलता रहेगा आगे, 4 λ/2, 5 λ/2, 6 λ/2, 7 λ/2, कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो इस λ/2 से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2L, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू L, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2L/3। अच्छा, हम सब जानते हैं वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में रिलेशंस होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है V/λ, होता है ना। तो जो सबसे छोटा पॉसिबल है वो ये फ्रीक्वेंसी को अगर मैं लिखूं, f0 लिख देता हूं मैं, तो वो हो जाएगा v वेलोसिटी ऑफ वेव बाय लैम्डा बोले तो 2L। तो ये जो सबसे पहला वाला है तो इसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सामने का जो नंबर है 1 है, इसीलिए इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलेंगे और फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सामने का जो नंबर है उसी को हार्मोनिक कहते हैं। अब यहाँ पर L इक्वल टू लैम्डा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये क्या लिख देंगे अपन, V/λ। तो लैम्डा की जगह क्या L, और अगर उस फॉर्मेट में लेके जाना है तो यहाँ 2L होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2। तो V/12 तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने का नंबर कितना है 2, तो इसे बोलेंगे कौन सा हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। सिमिलरली और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगा V/λ, लैम्डा बोले तो 2L/3। तो यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सामने का नंबर कितना है 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। और इसी तरीके से इसमें अगला वाला फोर्थ हार्मोनिक होगा, फिर फिफ्थ हार्मोनिक होगा, फिर सेवेंथ हार्मोनिक होगा। तो n हार्मोनिक की बात अगर करा जाएगा तो क्या लिखेंगे n टाइम्स ऑफ V/12, ये nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी हो गया, n टाइम्स ऑफ V/12। यहाँ पर सभी प्रकार के हार्मोनिक है, मतलब पहला हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, सेकेंड भी प्रेजेंट है, थर्ड भी प्रेजेंट है, मतलब ऑड हार्मोनिक भी है और इवन हार्मोनिक भी है। सभी फ्रीक्वेंसी का रेशियो यहाँ पर क्या मिलने वाला 1:2, 2:3, 3:4 so on, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स यहाँ मिलने वाले हैं। अब एक और काउंटिंग होता है, उसे कहते हैं ओवरटोन। तो फंडामेंटल को छोड़ करके उसके बाद जितने भी है वहां से ओवरटोन की शुरुआत होती है। मतलब ये हुआ एक टोन और ये हुआ एक्स्ट्रा में, तो उसे बोलेंगे ओवरटोन। तो यहाँ से शुरुआत होगी, तो इसे क्या बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन।
तो सेकेंड हार्मोनिक को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ओवरटोन। इसके बाद ओवरटोन की काउंटिंग जो होती है वो यहाँ के सामने के नंबर से कोई लेना देना ओवरटोन को नहीं है। ओवरटोन की काउंटिंग में फंडामेंटल को छोड़ देना है और उसके बाद कंटिन्यूटी में आगे बढ़ना है। ये हुआ पहला, तो ये वाला हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन, फिर उसी तरह से थर्ड ओवरटोन, फिर फिफ्थ ओवरटोन, इस प्रकार से चलता रहेगा। फोर्थ, फिफ्थ, सभी प्रकार के ओवरटोन चलते रहेंगे। तो ये है अगर स्ट्रिंग फिक्स है दोनों तरफ, तो बना दें इसे आप, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। इसमें एक पॉइंट लिख देंगे, ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोनिक प्रेजेंट। ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोनिक मतलब ऑड एंड इवन। दूसरा में स्ट्रिंग को एक तरफ फिक्स रखें और एक तरफ ओपन कर दें। ओपन एट वन एंड मतलब फ्री एट वन एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर फिक्स है वहां तो नोड बनने वाला है और जहां ओपन है वहां क्या बनने वाला है? एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड के बीच में जो सबसे कम वाला बन सकता है वे वो यही बन सकता, ये एंटी नोड। फिर दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है इसमें बनने की? अब देखिए अगला एंटी नोड यहाँ आएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक का वेव बनाना है। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी, अब इसके बाद देखिए यहां तक का बनाना है, मतलब दो को कंप्लीट करना, तीसरे में आधे में छोड़ देना। पहले में हमने पहले को आधे में छोड़ दिया, फिर पहला कंप्लीट किया, दूसरे को आधे में छोड़े, फिर दो को कंप्लीट करेंगे, पहला कंप्लीट करेंगे, दो कंप्लीट करेंगे, तीसरे को आधे में छोड़ देंगे। फिर इस तरीके से अगली पॉसिबिलिटी, अब दो कंप्लीट है तो अब तीसरा भी कंप्लीट करेंगे और चौथे को आधे में छोड़ देंगे। ऐसा ऐसे और चलता रहेगा पॉसिबिलिटी। अब लेंथ को अगर रिलेट करना है तो नोड और एंटी नोड के बीच में यहां से लेकर के यहां तक लेमडा बाय 2 है, यहां से लेकर यहां तक लेमडा है, यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाएगा? लेमडा बाय 4। तो जो लेंथ है यहां पर उसे किसके बराबर कर देंगे? L इक्वल टू लेमडा बाय 4। तो यहां से लेमडा निकल जाएगा हमारा 4L, और लेमडा अगर 4L हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वेलोसिटी बाय लेमडा, तो V बाय 4L। तो यही सबसे बेसिक है, तो इसे क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसके सामने का नंबर कितना है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। अब इस केस में देखिए यहां से लेकर के यहां तक का लेमडा बाय 2 होगा और प्लस ये वाला यहां से लेके यहां तक लेमडा बाय 4, तो क्या हो जाएगा? L को 3 लेमडा बाय 4 बोलेंगे, 3 लेमडा बाय 4। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 4L बाय 3, और लेमडा की वैल्यू 4L बाय 3, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू V बाय 4L बाय 3, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V बाय 4L, उसके सामने का नंबर क्या है? 3 है, तो उसे कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। मतलब इसमें इस केस में सेकंड हार्मोनिक जनरेट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कौन सा हार्मोनिक मिलेगा? ऑड हार्मोनिक। तो इसे हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। तब जैसे पहला लेमडा बाय 4 हुआ, दूसरा 3 लेमडा बाय 4 हुआ, तो अगला वाला क्या लेंथ होने वाला बताइए? 5 लेमडा बाय 4। तो इसे L इक्वल टू लिख देंगे हम 5 लेमडा बाय 4। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 4L बाय 5। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसका फॉर्मूला, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 5V बाय 4L। तो इसको कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे। इसी तरीके से अगला वाला L हो जाएगा 7 लेमडा बाय 4। तो यहाँ से लेमडा हो जाएगा 7L 4L बाय 7। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 7V बाय 4L। इसे कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे? सेवेंथ हार्मोनिक बोलेंगे। तो हार्मोनिक का कंडीशन ऐसा, हार्मोनिक बोलने का तरीका ये है कि फंडामेंटल के सामने का जो नंबर हमको दिख रहा है इंटीजर, वही हार्मोनिक कहा जाएगा। यहाँ का सामने का नंबर 1 है, इसलिए फर्स्ट हार्मोनिक।
यहाँ सामने का नंबर 3 है तो थर्ड हार्मोनिक, यहाँ सामने का नंबर 5 है तो फिफ्थ, सामने का नंबर 7 है तो सेवेंथ हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन की काउंटिंग में ये सामने के नंबर से कोई लेना देना, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, ये वाला फंडामेंटल को छोड़ करके उसके बाद ओवरटोन की शुरुआत होती है। मतलब एक टोन के बाद का जो टोन है, इसके बाद का जो टोन है वो है ओवरटोन। तो यहां से शुरुआत हुई तो इसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ओवरटोन, इसे बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, इसे बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वहां पर जितना कैसा था कि हार्मोनिक से एक कम ओवरटोन होते थे, पर यहाँ पर हार्मोनिक से एक कम ओवरटोन नहीं होगा। देखो थर्ड ओवरटोन में क्या है, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन का मतलब, सेकेंड ओवरटोन का मतलब, तो आप ये समझो कि 2n+1 हार्मोनिक, जहां पर n जो है ओवरटोन है, n क्या है ओवरटोन है। ये रिलेशंस हो गया किसमें, ओपन एट वन एंड में, ये हुआ ओपन एट वन एंड। और अगर जब फिक्स था मतलब दोनों तरफ, तो हार्मोनिक इक्वल टू n+1, जहां पे n था ओवरटोन, ये किसमें क्लोज्ड एट या फिक्स्ड एट बोथ एंड, बराबर। ये इसका रिलेशन हो गया। लिख दीजिए आप इसे। हो गया। लिखेंगे ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड है, तो हार्मोनिक का रेशियो यहां पर मिलेगा 1:2, 3:2, 5:7 ऐसा। नेक्स्ट लिखेंगे साउंड वेव। वो वेव जो सुनाई देता है उसे क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं, जो नहीं भी सुनाई देता उसे कहते हैं साउंड वेव। मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है, उसे कहते हैं हम लोग साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव मतलब उसका एग्जाम्पल्स हुआ। इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो पार्टिकल के वाइब्रेशंस के थ्रू होता है, मतलब पार्टिकल्स के कोलिजन के थ्रू होता है। तो अच्छे से साउंड वेव ट्रेवल करने के लिए जो मीडियम होना चाहिए वो इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, ताकि कोलिजन में एनर्जी का लॉस कम से कम हो। तो नेचर जो मीडियम का होना चाहिए इलास्टिक होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड वेव को 3 प्रकार में बांटा गया, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल रेंज, बराबर। इंफ्रासोनिक कहने का मतलब ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड वेव। ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के लिए ऑडिबल रेंज, और 20,000 हर्ट्ज से जो बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड वेव उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बहुत सारे जगह हम लोग कम्युनिकेशन और डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रडार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज़ करते हैं। जो साउंड वेव होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है मीडियम के अंदर, वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसका मतलब एक जगह जहां पर सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वो मीडियम में वो पोजीशन क्या कहलाएगा, कंप्रेशन, और जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे वो पोजीशन कहलाएगा रेयर फ्रैक्शन। तो साउंड वेव जो ट्रेवल करते हैं वो इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। जहां पर कंप्रेशन होगा वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, और जहां रेयर फ्रैक्शन होगा वहां प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब इस माहौल में जो प्रेशर है, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जहां पर कंप्रेशन होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, और जहां पर रेयर फ्रैक्शन होगा वहां 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। तो प्रेशर जो है एक्स्ट्रा में
जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें एक्स्ट्रा या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसी प्रोसेस में साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। ठीक है, जो मतलब इसको अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोलेंगे तो जहां पर कंप्रेशन होता है, चूंकि वहां प्रेशर बढ़ गया है तो वहां पार्टिकल पार्टिकल के बीच का दूरी जो है वो कम हो चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पर कम होता है जहां प्रेशर मैक्सिमम होता है। और जहां प्रेशर मिनिमम होता है मतलब रेयर फ्रैक्शन के समय में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के बीच में ज्यादा होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर प्रेशर का इक्वेशंस भी लिखा जा सकता है। तो प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे रहने वाला है। ठीक है, तो लिखते थोड़ा सा इसके बारे में, साउंड वेव के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, टाइप ऑफ मैकेनिकल longitudinal wave। It has three types। पहला infrasonic sound wave, infrasonic sound wave, infrasonic sound wave, sound wave having frequency less than 20 hertz, sound wave having frequency less than 20 hertz। जनरली ये अर्थक्वेक में जनरेट होते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक के अंदर ये मतलब इंफ्रासोनिक साउंड वेव होते हैं, और जो सांप वाप होते हैं वो इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब यहाँ पर भी जो जहरीले लोग होंगे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो लिख लेंगे, अर्थक्वेक में मिलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। स्नैक्स जो होता है वो स्नैक जो है इसे वो कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा, जहरीले व्यक्ति आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्या हुआ? अगला पॉइंट इंफ्रासोनिक के बाद ऑडिबल रेंज। एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, इसका आ जाएगा। सेट करने वाले लोग भी जहरीले होते हैं। ऑडिबल रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये आम इंसान के लिए 20,000 हर्ट्ज। अगला तीसरा है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज होता है इन रडार सिस्टम, रडार नहीं सोनार सिस्टम, रडार में तो EM वेव यूज होगा, यूज्ड इन सोनार सिस्टम टू डिटेक्ट डेप्थ ऑफ सी, लेक, ऑब्स्टेकल इन सी, समंदर के अंदर जो ऑब्स्टेकल होते हैं, बर्फ का पहाड़ वगैरह, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। कहीं कहीं पर इसे जो है मेटल के अंदर डिफेक्ट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का, टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट मतलब क्रैक इन मेटल। साउंड वेव ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरे जगह, उस प्रोसेस में कोलिजन का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए मीडियम इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, तभी जाकर के अच्छे से साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल हो पाएगा। तो लिखेंगे पॉइंट
मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर फॉर ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव। मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर, मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर फॉर ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव। अगला पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, बाय कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। अगला पॉइंट, sound travel in the form of compression and rarefaction, sound travel in the form of compression and rarefaction। ऐसा एक बना देंगे आप। यह है कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ऐसे ट्रेवल करेगा। यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। रेयरफैक्शन में प्रेशर मिनिमम होगा, डेंसिटी भी मिनिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। मतलब प्रेशर और डेंसिटी सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है, और ये आउट ऑफ फेज मतलब 90 डिग्री फेज डिफरेंस। डिफरेंस पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। लिख ली। तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस है वो पहले जो अभी वेव का इक्वेशन है वही s इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वैसा ही है जैसे मतलब अभी पढ़ रहे थे हम लोग x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस लिखने का तरीका हमने बदल दिए, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट कर दिया और एम्पलीट्यूड को उसका s नॉट से। s इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर प्रेशर इक्वेशंस की बात करेंगे तो प्रेशर का मतलब ये है चेंज इन प्रेशर, जो एक्स्ट्रा में बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका इक्वेशन नहीं है। प्रेशर जो एक्स्ट्रा में बढ़ गया, नॉर्मल सिचुएशंस में जो गैस रहता यहाँ का वो सब एक जैसे ही सब जगह रहता, एक जैसे सब जगह रहता। तो ये जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जहां कंप्रेशन हुआ वहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया, और जो रेयरफैक्शन हुआ वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो प्रेशर का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ वो चेंज इन प्रेशर का इक्वेशन है। भले ही उसे बार बार प्रेशर ही लिखा जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है वो क्या है, चेंज इन प्रेशर। और इसका फॉर्मूला बीटा के एस नॉट, साइन का कॉस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री की फेज डिफरेंस पे जाना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है प्रेशर इक्वेशंस, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, ये है प्रेशर इक्वेशंस। बीटा का मतलब
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस। उसका प्रूफ जरूरत आपको है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। के का मतलब वही वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव कांस्टेंट जो भी कहिए 2π/λ, और एस नॉट मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्रेस जो चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी है, मतलब चेंज इन प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है बीटा के एस नॉट, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब जहां कहीं पर भी साउंड ट्रेवल कर रहा है वहां पर जो प्रेशर वेरी करेगा, उसका प्रेशर का जो रेंज हो जाएगा वो कम से कम कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस बीटा के एस नॉट, ये मिनिमम हुआ प्रेशर का रेंज। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बीटा के एस नॉट। तो ये रेंज हो गया प्रेशर का जो है मीडियम के अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से इतना माइनस हो जाएगा, कब माइनस होगा, जब कंप्रेशन रहेगा कि रेयर फ्रैक्शन, एट रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और मैक्सिमम कब हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा जब कंप्रेशन रहेगा। तो ये मैक्सिमम कंडीशंस हुआ। तो आपको कभी रेंज अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस बीटा के एस नॉट, फ्रॉम माइनस बीटा के एस नॉट से प्लस बीटा के एस नॉट, ये प्रेशर का रेंज होता है। तो आप लिख लेंगे इक्वेशंस ऑफ साउंड वेव, और उसमें ये सब बातें। ईथर में एक्स्ट्रा तो ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, लिख लिया आप सब। तो यहीं से जो वेलोसिटी, अच्छा बल्क मॉडुलस जो है उसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस क्या, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये है स्ट्रेन और ये है स्ट्रेस। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऊपर V डेल P बाय डेल V, ये है बल्क मॉडुलस। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आता है वो होता है अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। ये हो गया गैस के केस में। और यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी ये हो जाएगा सॉलिड के केस में। ये है यहां पर गामा का मतलब यंग्स मॉडुलस। अब इसका प्रूफ आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको ये फॉर्मूला तो पहले से आता होगा। न्यूटन्स ने बोला था कि जो साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, इस प्रोसेस में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। और अगर ये बहुत फास्ट है तो इसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। और अगर आइसोथर्मल होगा तो उस सिचुएशंस में फॉर्मूला साउंड वेव का उन्होंने यूज किया, पहले PV = nRT, और आइसोथर्मल है तो ये कांस्टेंट, इसे डिफरेंशिएट करा उन्होंने, PdV प्लस VdP इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से PdV इक्वल टू माइनस VdP, तो यहाँ से P इक्वल टू हो गया माइनस VdP बाय dV। ये हो गया बल्क मॉडुलस। तो उन्होंने क्या किया, जो फॉर्मूला है साउंड का वेलोसिटी का, उसमें बल्क मॉडुलस को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया। तो उन्होंने वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला दिया अंडर रूट प्रेशर बाय डेंसिटी। और जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में गैस का डेंसिटी और गैस का प्रेशर रखें
तो ये आ गया लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं बुक में 282 दिया है, कहीं 281 दिया है, कहीं 279 दिया हुआ है, वो डेटा पर डिपेंड करने वाला। ठीक है, आप एक ध्यान रख लेंगे कि 280 मीटर पर सेकेंड, एक आधा कम या ज़्यादा। बट एक्चुअली में गैस की स्पीड इतनी एयर में है नहीं, मतलब साउंड की स्पीड एयर में इतनी है नहीं, इससे ज़्यादा है। तो इसलिए न्यूटन्स का ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन फिर भी न्यूटन्स के नाम से पूछा जाएगा तो उनके समाधि पे अपन यही फूल चढ़ाएंगे। न्यूटन्स ने यही बताया, क्या बताया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है वो बहुत ही फास्ट है, और ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, और इससे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 280 मीटर पर सेकेंड। बट ये सब पूरा का पूरा गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सडन प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक होता है। ठीक है, जो भी एकदम से फटाफट होने वाला प्रोसेस है जिसमें टाइम कम लगता है वो प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक। तो लाप्लास ने उसे करेक्ट किया, उसे लाप्लास करेक्शन के नाम से जानते हैं। उन्होंने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। और जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो फिर पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। फिर वहां से रिलेट करके बल्क मॉडुलस को जो रिलेट करेंगे तो गामा पी आ जाता है। ठीक है, तो उसमें एक करेक्शन आ जाएगा गामा पी। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, formation of compression and rarefaction is very fast, so it is isothermal. According to Newton, formation of compression and rarefaction is very fast, so it is isothermal. अब उसके नीचे ये वाला आप डेरिवेशंस लिख डालेंगे, फिर पूरा गोला लगा के लिख देना कि ये गलत है। अच्छा, ये तो बात पता होगा कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती। हाँ, बोल रहे साउंड की स्पीड सबसे कम वैक्यूम में होती है। बराबर, कितनी होती है वैक्यूम में, 1.8 10 टू द पावर, पांडे जी ये जो आंसर है 280 मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम के लिए सही है। ठीक है, गैस में सही। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम वैक्यूम में जाएंगे तो मीडियम नहीं रहेगा। इसका मतलब वहां पर साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो वहां उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, साउंड की जो स्पीड होती है वो गैस में 332 मीटर पर सेकेंड। जब हम वाटर में जाएंगे तो ये स्पीड बढ़ जाता है, लगभग 1200 मीटर पर सेकेंड के आसपास हो जाता है। और अगर सॉलिड मटेरियल में जाएंगे, आयरन वगैरह में, तो और ये बढ़ जाता है, 1600-1700 के आसपास की स्पीड हो जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होने वाला है, उसके बाद लिक्विड में, और उससे कम गैस में, और वैक्यूम में, स्पेस में 0। ठीक है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता, इसलिए साउंड ट्रेवल, ऐसा बात नहीं है, स्पेस में मीडियम नहीं है इसीलिए साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ये बात आपने लिख ली। ठीक है, तो ये बातें भी लिख लेंगे जो अभी मैंने बोला। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इन वैक्यूम, क्योंकि बाद में यही सवाल अगर आ गया तो आप नहीं बनाओगे, 0 होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस में कम होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड लिक्विड में ज़्यादा होता है, और उससे ज़्यादा सॉलिड में होता है। बराबर। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला था अभी, वो था बल्क मॉडुलस बाय रो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी। तो आप ये बताओ कि डेंसिटी जो है वो गैस का तो कम होने वाला है, उससे ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड का होता है, और उससे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होनी चाहिए, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसके स्पीड
कम होनी चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से सोचोगे रिलेशंस, तो आपको ये आंसर उल्टा आता दिखेगा। आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। लेकिन जो आंसर है वो यही सही है। क्यों सही है? क्योंकि जैसे जैसे ये मीडियम बदल रहा है वैसे वैसे ये ऊपर का भी डेटा बदल रहा है। सॉलिड जाएंगे तो यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, लिक्विड और गैस में बल्क मॉडुलस आएगा, पर उसके डेटा अलग अलग आएंगे। तो इस हिसाब से लगता ऐसा है, पर डोमिनेटिंग फैक्टर ये है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला आंसर सही है, मतलब कंफ्यूजन बाद में नहीं होना चाहिए। डेंसिटी का रिलेशंस भी यही है और वेलोसिटी का रिलेशंस भी यही है। डेंसिटी के साथ रिलेशन तब मतलब कंपेयर करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, जब मीडियम सेम रखें, टेम्परेचर वगैरह सेम रखें, तो डेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे इनवर्स रिलेशंस में। अगर मीडियम बदल रहा है तो फिर डेंसिटी के जगह जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो होता है डोमिनेटिंग फैक्टर। सेम मीडियम में वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, पर डिफरेंट मीडियम में इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो होगा वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। मीडियम सेम हो तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, क्योंकि मीडियम सेम हो गया तो ये प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मीडियम बदल रहा है तो उस सिचुएशंस में डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा बल्क मॉडुलस। मतलब सिर्फ आप तब डेंसिटी को नहीं देखेंगे, फिर आपको बल्क मॉडुलस मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बराबर। अब लिख लेंगे लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन इन्होंने बताया कि क्या बताया, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसलिए एडियाबेटिक है। इतने फास्ट प्रोसेस में इतने कम समय के अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है? एडियाबेटिक है। और अगर ये प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाएगा तो PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, गामा का मतलब यंग्स मॉडुलस। यहाँ पर गामा का मतलब CP/CV, बराबर। यहाँ गामा का मतलब CP/CV। ठीक है, पर इससे पहले जो वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखे थे सॉलिड में, वो गामा का मतलब यंग्स मॉडुलस। तो दोनों दिखेगा एक जैसे, बस कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो P डिफरेंशिएशन ऑफ, तो गामा V टू द पावर गामा -1 बराबर इंटू dV प्लस V टू द पावर गामा इंटू dP इक्वल टू 0। अब एक को दूसरी तरफ लेके चले जाते, P गामा V टू द पावर गामा -1 dV इक्वल टू माइनस V टू द पावर गामा dP, और इससे डिवाइड कर देते, गामा P इधर रहने देते, बाकी चीज़ों से डिवाइड करते, माइनस V टू द पावर गामा dP बाई V टू द पावर गामा -1 dV। तो यहाँ पर एक ज़्यादा V है, यहाँ पर एक कम V है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बच जाएगा? V, तो माइनस V dP बाई dV, और इसे बोलेंगे बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस को किससे रिप्लेस कर दिया लाप्लास ने? गामा P से। तो न्यूटन्स ने जो करा था वो बल्क मॉडुलस को सिर्फ प्रेशर से रिप्लेस कर दिया था, और इसने जो रिप्लेस किया वो गामा P बाय रो हो गया। तो बल्क मॉडुलस को रिप्लेस किया गामा P से, जहां पर गामा का मतलब CP/CV, ये 1/5/3 होगा। किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक, फिर 7/5 डायटोमिक,
और पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3 पॉलीएटॉमिक के लिए, बराबर। तो नीचे ये बात लिख डालेंगे, लाप्लास करेक्शंस। हाँ, इसमें भी लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड, मतलब अकॉर्डिंग टू लाप्लास फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन is very fast process. Formation of compression and rarefaction is very fast process. So heat remains constant. Heat remains constant and it is adiabatic. Adiabatic in nature. और इनका कहना सही हुआ। जो भी प्रोसेस सडन होता है, फास्ट होता है, उसमें एडियाबेटिक मतलब प्रोसेस ही उसे मानेंगे हम लोग, क्योंकि उस प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है। तो नीचे ये सब बातें आप लिख डालें। एयर में जब इसका कैलकुलेशंस किया गया तब बराबर ये आ गया 332 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब देखिए, हम सब जानते PV इक्वल टू nRT, n को नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास इंटू RT कह सकते हैं। तो P इक्वल टू M RT बाय V कैपिटल M, ये हो गया डेंसिटी। तो प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी RT बाय M। तो प्रेशर बाय डेंसिटी इक्वल टू हो गया RT बाय M। तो यहाँ जो प्रेशर बाय डेंसिटी उसे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट गामा T बाय रो, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग गामा RT बाय M, बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इस रिलेशंस को ध्यान से देखने से अपन को समझ में आएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कम हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव मोलिकुलर मास पे भी डिपेंड करेगा। मोलिकुलर मास को यहाँ पर बस केजी में रखना है, ऐसा यूनिट में रखना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव गामा पे भी डिपेंड करेगा, मतलब जो एटॉमिक, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक, उस पर भी डिपेंड करेगा। और ये तो कांस्टेंट ही है, आर तो कांस्टेंट ही है। इस वाले फॉर्मूले में प्रेशर कहीं है नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। लेकिन अगर टेम्परेचर मीडियम का कांस्टेंट है तो उस सिचुएशंस में ये फॉर्मूला लगाने के बजाय इस पे आ जाते हैं, और जब इस पे आ जाएंगे तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ ठीक, लिखिए फिर। क्या उसी में कोई हेडलाइन नहीं, कंटिन्यूएशन में ही लिखेंगे। हो गया। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये फिर ऐसा फैक्टर अफेक्टिंग टॉपिक डाल देंगे, फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और पहला पॉइंट प्रेशर। बोले अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर को बढ़ाए या कम करे उससे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पे जब भी हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसी वक्त डेंसिटी भी बदल जाएगा। मतलब ये डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब डेंसिटी भी बदल जाएगा। तो प्रेशर और डेंसिटी इस प्रकार से बदलता है कि इसका रेशियो ना बदले, वो फिक्स रह जाए। इसीलिए हम बोलेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर
जो प्रेशर है उससे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। और अगर टेम्परेचर वेरिएबल हो तो फिर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। इफ टेम्परेचर वेरिएबल देन इट मे डिपेंड ऑन प्रेशर, क्योंकि तब फिर और भी फैक्टर को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। पर हम लोगों को जो ज्यादातर सवाल आते हैं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट का ही सवाल रहता है, तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट ही दिमाग में बैठा के चलना है। दूसरा लिखेंगे डेंसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ने से, डेंसिटी ऑफ एयर जो है, ह्यूमिड एयर डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीजेज। ह्यूमिडिटी बढ़ने से वाटर ड्रॉपलेट बढ़ जाता है एयर में, तो वाटर ड्रॉपलेट के साथ एयर में जो डस्ट पार्टिकल है वो डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है और वो नीचे बैठ जाता है, मतलब ऊपर का एयर फ्रेश हो जाता है। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गया, कम या ज्यादा, कम हो गया। मतलब जितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स थे एयर में उसमें कमी आ गई, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स पानी के साथ चिपक करके नीचे आ गया, मतलब सरफेस लेवल पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी ऑफ एयर क्या होने वाला है, कम हो जाने वाला है। लगता जबकि उल्टा है, फील ऐसा सोचेंगे तब लगेगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो एयर की डेंसिटी बढ़ गई, बट ऐसा है नहीं। ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर की डेंसिटी कम होती है और इसीलिए वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर की अगर बात करूंगा, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी की बात करूंगा तो वो कम रहेगा एज कंपेयर टू ड्राई एयर। इसीलिए वेलोसिटी जो होगा वो ह्यूमिड एयर में ज्यादा होगा ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में। इसलिए बरसात के दिनों में साउंड वेव ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाता है या सुनाई देता है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो नीचे आप ये बातें पूरा लिख डालेंगे। लिख लिए। फिर तीसरा अगला पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला में हमेशा ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर मास को किस में रखना है, केजी में रखना है। मॉलिक्यूलर मास तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेलोसिटी जो होगा ऑक्सीजन गैस में ज्यादा होगा कम होगा एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। अगला पॉइंट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। हवाएं चलती भी तो है, एक जगह बैठी तो नहीं रहती है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर प्लस तब लगाएंगे जब विंड का स्पीड और साउंड का स्पीड सेम हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो।
जैसे विंड इधर की तरफ जा रहा है और साउंड भी इसी डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, विंड इधर की तरफ जा रहा है पर हम साउंड को उल्टे डायरेक्शन भेज रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में Vs माइनस VW, बराबर। क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से पहुंचता है एनर्जी दूसरे लेयर पे, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसमें भी वेलोसिटी है, तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना और आगे जाके वाइब्रेट करना, तो इसका मतलब वो पार्टिकल भी एनर्जी को आगे लेके चला गया, साउंड एनर्जी को आगे लेके चला गया, ट्रांसफर तो कर ही रहा है, साथ में अपने मोशन की वजह से उसमें भी उसमें स्पीड ला रहा है, तो इसका मतलब दोनों प्लस हो गया, और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो नीचे ये बातें लिख डालेंगे। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वेलोसिटी एट 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा अंडर रूट गामा आर बाय मोलर मास, टेम्परेचर की जगह 0 डिग्री तो 0 प्लस 273, और अगर टी डिग्री की बात करूंगा वेलोसिटी एट टी डिग्री तो ये हो जाएगा गामा आर बाय मोलर मास टी प्लस 273, बराबर है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, 2 में 1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा वी टी बाय वी जीरो इक्वल टू रूट रूट कैंसल, गामा आर एम कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर टी प्लस 273 बाय 273। अच्छा, इसे और आगे लेके जाएंगे तो 273 1 प्लस टी बाय 273, बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस पहले टी बाय 273 पे पावर 1 बाय 2, और अगर ये टी छोटा है मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, 200-300 डिग्री नहीं है, ये 10 डिग्री 15 डिग्री 20-25 डिग्री तक है, तो ये डेटा 1 से काफ़ी छोटा होगा, और अगर ये डेटा 1 से छोटा होगा तो पावर जो है सामने आ जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी इक्वल टू वी नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी बाय 546। ये टी एक्चुअली में डिफरेंस है, क्या है ये, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, मतलब वो डिग्री में भी रहेगा तो वही लिखेंगे, केल्विन में भी रहेगा तो वही रखेंगे, मतलब इस टी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गामा आर टी है वो टी केल्विन में ही रहना चाहिए। ठीक है, गामा आर टी के जो फॉर्मूले में कैपिटल टी है वो किस में रहना चाहिए, केल्विन में रहना चाहिए। यहाँ पर टी का मतलब डिफरेंस है, 0 डिग्री टू 20 डिग्री लेके गए तो सिर्फ टी की जगह पे 20 ही रख देंगे, क्योंकि 0 को कन्वर्ट करिए टी को कन्वर्ट करिए फिर डिफरेंस वही रहने वाला है। अब ये टी अपॉन 546 तो वी टी इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस 1 बाय 546 की जो वैल्यू होगी अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0018। ठीक है, इसे आप अप्रॉक्स 0.002 ले सकते हैं, तो वी टी इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट इंटू 1 प्लस 0.002 टी। अब आपको जो भी फॉर्मूला ध्यान रखना है वो आप ध्यान रख सकते हैं, लिख डालिए। वी टी इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई 273 पे पावर 1 बाई 2। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शंस में हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले, वहां तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन इसके बाद कहानी चालू हुई।
हो गया? क्वेश्चंस लिखेंगे फिर बनाते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट 27 डिग्री इन helium gas at 127 degree in hydrogen gas at 300 Kelvin in oxygen gas at 400 Kelvin in nitrogen gas at 500 Kelvin in helium gas at 600 Kelvin in oxygen gas। ऐसा